हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं बता दूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि कवर करता है आपका पेपर 6, जिसका 50% 50 मार्क्स का पोर्शन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड 50 मार्क्स का पोर्शन है आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट। ये पार्ट बी है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग बेसिकली पहले कंसेप्ट पढ़ लेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो थेरोटिकल है हमारा इंस्टीट्यूट का नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, बट इसमें जो कंटेंट है पूरा एग्जाम्पल्स जो भी वर्डिंग्स है सारे के सारे इंस्टीट्यूट ICAI के स्टडी मैट से लिए गए हैं। एक भी वर्ड मैंने खुद का नहीं डाला हुआ है। जहाँ पे डाला हुआ है मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। गिने चुने 6 to 7 प्लेसेस है जहाँ पे मैंने कुछ ICAI के अलावा वर्ड डाला है, बट आंसर में नहीं डाला है। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, आप याद रख पाओ इसलिए डाला है। और कुछ हमने इलिस्ट्रेशंस भी यूज़ किए हुए हैं, जिनकी मदद से आपको याद करने में, आपको जो कंटेंट है आंसर एग्ज़ाम में आंसर लिखने के टाइम पे आपको वो इलिस्ट्रेशंस के थ्रू आंसर्स याद आएंगे। बढ़ते हैं हमारे कंटेंट, हमारे आगे टॉपिक की तरफ। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये दो वर्ड है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें से फर्स्ट वर्ड जो है स्ट्रेटेजिक, बेसिकली स्ट्रेटेजिक वर्ड जो आता है ये स्ट्रेटेजी से आता है। स्ट्रेटेजी का मतलब है किसी भी चीज़ को काम करने के पहले जो हम प्लान करते हैं, हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक बेसिस बनाते हैं। हम लोगों को कोई काम शुरू करना है, और फॉर एग्जांपल हम लोगों को कोई हमारा गोल है वो अचीव करना है। गोल अचीव करने के लिए हम लोग एक प्लान बनाते हैं, और उस प्लान को बोलते हैं हम स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक जो वर्ड है ये आया है स्ट्रेटेजी से। अभी आते हैं मैनेजमेंट वर्ड की तरफ। मैनेजमेंट बेसिकली दो चीज़ें रहती है, दो मीनिंग बनते हैं इस मैनेजमेंट वर्ड के। एक रहता है पीपल, एक रहता है प्रोसेस। ये पीपल और प्रोसेस जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सो दैट आपको इंस्टीट्यूट ने जो कंटेंट दिया है वो अंडरस्टैंड हो, जो इंस्टीट्यूट ने कंटेंट दिया है आप उसको सही से समझ पाए। पहला है पीपल, दूसरा है प्रोसेस। पीपल यानी मैनेजमेंट, पीपल यानी ऐसे लोग जो कंपनी का बिजनेस और या फिर ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मैनेज करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के की पीपल्स, KMPs, SMPs, हायर अथॉरिटी पीपल्स। तो ये सब लोग जो मेन बिजनेस हैंडल करते हैं, मेन डिविजन्स हैंडल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इनका जो ग्रुप रहता है, लाइक हम लोग जैसे कंपनी के केस में पढ़ते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक प्रकार से वो लोग भी मैनेजमेंट का ही पार्ट हो गए। पीपल में क्या आएगा, लोग आएंगे। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बेसिकली मैनेजमेंट का प्रोसेस ऐसा है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, और उन रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो अचीव हो। तो इस प्रोसेस को भी मैनेजमेंट बोलते हैं कई बार। मैनेजमेंट का दो वर्ड है, मैनेजमेंट के दो मीनिंग्स है, एक है पीपल, दूसरा है प्रोसेस। पीपल यानी ऐसे लोग जो कंपनी का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, और दूसरा है प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव करेंगे। हम लोग अभी हमारे इस नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सबको नोट्स क्लियरली विजिबल हो गए, और इन नोट्स का जो कॉपी है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हमने जैसे पढ़ा मैनेजमेंट वर्ड के दो मतलब होते हैं। एक निकलता है पीपल, दूसरा निकलता है प्रोसेस। पीपल और प्रोसेस। पीपल में क्या आएगा, it is used with reference to a key group. It is used with reference to a key group. Key group in an organization in charge of affairs. मैंने बोला आपको की ग्रुप में कौन कौन रहेगा, KMP, SMPs हो गए, कंपनी के जो डिविजन्स है उनके हेड्स हो गए, या फिर कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, राइट। पीपल में कौन कौन आएगा, key group of person who are managing the affairs of the organization, or persons in charge of affairs, right. Management is an chief organ entrusted with the task of making it purposeful and productive entity. मैनेजमेंट का काम क्या रहता है, मैनेजमेंट का काम रहता है कि एंटिटी का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, एंटिटी से बेसिकली काम करवा के लेना। और मैनेजमेंट ये अपने आप में एक अलग स्किल है,
मैनेजमेंट अपने आप में एक अलग स्किल है, और एंटिटी का जो पर्पस है वो पर्पस फुलफिल करना। पर्पस कैसे फुलफिल होगा? जब एंटिटी उसके पास में जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसके पास में बाकी सारे रिसोर्सेस हैं, उनसे कुछ प्रोडक्टिव लेगी, तब जाके एक एंटिटी उसके पर्पस को फुलफिल कर पाएगी, उसका पर्पस जो है वो अचीव कर पाएगी, गोल अचीव कर पाएगी। मैनेजमेंट इज अ चीफ ऑर्गन entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity. By undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resources of manpower, money, material and technology, which are then combined into a whole function. So मैंने जैसा आपको समझाया, मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम ये है कि जो एंटिटी के पास रिसोर्सेस है, डिसऑर्गेनाइज, बिखरे हुए रिसोर्सेस, अलग अलग रिसोर्सेज है, मनी हो गया, मैन पावर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मटेरियल हो गया। तो ये सब जो एक एंटिटी के रिसोर्सेज है, एंटिटी के पास में ये सब चीज़ें असेट्स है। असेट्स आपके काम तब आएंगे जब आप उनको सही तरीके से काम में लोगे, राइट? लाइक आपने जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्लास लिया, ये आपका असेट है, बट आप वो क्लास देख ही नहीं रहे हो, या फिर जस्ट ऑन करके बैठ गए हो कि नहीं हम लोगों ने पैसे भरे हुए हैं और क्लास चल रहा है, बट आपका क्लास में ध्यान नहीं है। दैट मीन्स आपने आपके जो रिसोर्सेस है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं करे, सही से उस जगह पे नहीं लगाए जहाँ लगने चाहिए। इसमें क्या नुकसान हुआ? आपका पैसा भी गया, आपका टाइम भी गया, आपका एसेट भी गया, राइट? सो उसी तरह मैनेजमेंट का काम रहता है एंटिटी के जो रिसोर्सेस है उन सब रिसोर्सेस को स्ट्रक्चर करना, उन सब रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना, उन सब रिसोर्सेस को ऐसी जगह लगाना जहाँ से एंटिटी के गोल्स अचीव हो और एंटिटी प्रोडक्टफुल बने, एंटिटी का पर्पस अचीव हो, राइट? सो अभी बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। पीपल हम लोगों ने समझ लिया, पीपल में आ गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन? ऐसे लोग जो कंपनी के अफेयर्स मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके एंटिटी के गोल अचीव करते हैं, राइट? अ सेट, अभी पढ़ते प्रोसेस की तरफ। मैनेजमेंट एज अ फंक्शन, अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस, set of interrelated function and process carried out by the management of the organization to attain its objective. मैनेजमेंट क्या करती है? उसके जो प्रोसेसेस रहते हैं, फंक्शंस रहते हैं, काम रहते हैं, उन सबको करती है, उन सबको मैनेज करती है, ताकि जो एंटिटी के ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी के गोल है वो अचीव हो पाए। अभी इन फंक्शंस में क्या क्या आएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल, विच आर क्लोजली इंटररिलेटेड। अभी क्लोजली इंटररिलेटेड वर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस लाइन के लिए। सो फंक्शन में क्या क्या आएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल एंड डायरेक्शन। सो मेरे पास में जो रिसोर्स, मैं सबसे पहले प्लान करूँगा, फिर उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करूँगा, इकट्ठा करके उन सबको एक जगह पे लगाऊंगा और उन सब पे बेसिकली उन सब पे निगरानी रखूँगा, उन सब पे कंट्रोल रखूँगा। और ये सारे वही रिसोर्सेज में एक साथ लाऊंगा जो इंटर रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, इंटर रिलेटेड है आपस में। अगर वो रिलेटेड नहीं होंगे आपस में, काम ही नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एंटिटी अगर आईपीओ के लिए जा रही है तो उसके पूरे प्रोसेस का पार्ट वो रिसोर्सेज कैसे अलोकेट करेगी? लाइक सबसे पहले कंसल्टेंट अपॉइंट होगा, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होगा, उसके बाद में कंप्लायंस ऑफिसर होगा, सीएफओ। ये सारे रिसोर्सेज हैं, ये सब रिसोर्सेज एक साथ आएंगे। नहीं तो पता चला कि ऑडिटर आ रहा है, ऑडिटर बस उसका ऑडिट करके निकल गया। ऑडिटर का भी रोल रहता है, सीएफओ का भी रोल रहता है, सीएस का भी रोल रहता है, कंप्लायंस ऑफिसर का भी रोल रहता है, मर्चेंट बैंकर का रोल रहता है, अंडरराइटर का रोल रहता है। सो ये सारे रिसोर्सेज आपस में इंटर रिलेटेड रिसोर्सेज से कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसे रिसोर्सेज, कनेक्टेड वाले रिसोर्सेज जो रहेंगे हम उनको आपस में लाएंगे। आपस में क्यों लाएंगे? सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव कर पाए बाय परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन और प्रोसेस। They range all the way from determination
of the goal, designing of the organization, mobilization and acquisition of resources, allocation of tasks and resources among the personnel and activity unit, and installation of control system to ensure that what is planned is achieved. So हम लोग जब रिसोर्सेज जो रहेंगे हमारे, हम सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे कि हमारे गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर हम उसके हिसाब से रिसोर्स हम प्लान करेंगे, उसके हिसाब से हम रिसोर्स आपस में जो कनेक्टेड रिसोर्स है, इंटर रिलेटेड रिसोर्स है, हम उनको साथ में लाएंगे, फिर उनको हम लोग अलोकेट करेंगे, जिस जिस पर्सन को, जिस जिस डिवीज़न को, जिस जिस डिपार्टमेंट को असाइन करना है उनको अलोकेट करेंगे। अलोकेट करने के बाद में वो इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद में हम उस पर कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है सो दैट हमने जो प्लान किया है वो हमारा अचीव हुआ है नहीं हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लान किया वो उसको मिला कि नहीं मिला, राइट। सो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी सबसे पहले लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों का स्ट्रेटेजी क्या है? हम लोगों का स्ट्रेटेजी ये है, स्ट्रेटेजी बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है किस चीज़ का आपको जो बनना है, आपको जो फ्यूचर में बनना है उस चीज़ का ब्लूप्रिंट है। मुझे सीए बनना है लाइक एग्जांपल, सो मुझे अगर सीए बनना है तो मुझे उसके मेरे पास में उसका पूरा मैप होना चाहिए कि मेरे को कब क्या करना है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम इन अ फाउंडेशन क्लास, सो फाउंडेशन लेवल पर होने के टाइम पे मैं फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? सो दैट मैं फाउंडेशन पास करके इंटर में जा पाऊँ। फाउंडेशन पास होने के बाद में मैं इंटर में गया, इंटर में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इंटर का एग्ज़ाम दूंगा। इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद में, इंटर का एग्ज़ाम क्यों देना है? सो दैट मैं आगे जाके मैं आर्टिकलशिप कर पाऊँ। आर्टिकलशिप करने का पर्पज़ क्या है? सो दैट मैं फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो पाऊँ। फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर होके मैंने एग्ज़ाम्स दिए, मैं क्वालिफाई कर गया, बट फाइनल एग्ज़ाम्स क्यों दिए? सो दैट मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद को बोल पाऊँ, सो दैट दुनिया बोले कि दिस पर्सन इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। सो ये पूरा एक स्ट्रेटेजी है, एक फ्रेमवर्क है। तो स्ट्रेटेजी का जो बेसिक डेफिनेशन है हम लोग वो पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ब्लूप्रिंट क्या रहता है? ब्लूप्रिंट बेसिकली एक स्ट्रक्चर रहता है। ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर रहता है, रॉ स्ट्रक्चर। डिजायर्ड जो आपकी चीज़ है उसका एक रॉ स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप। Strategy as a long range blueprint of the organization desire, image, destination and direction, that is what it want to be, what it want to do, how it want to do things and where it want to go. Strategy क्या है? Strategy blueprint है किस चीज़ का? desired image का। किसकी desired image का? organization की, right? ये हमको डायरेक्शन देती है, हम लोगों को डायरेक्ट करती है किस चीज़ की तरफ? हमारे गोल्स की तरफ। मुझे क्या बनना है, मैं कैसे बनूंगा, मुझे क्या बनना है, मैं कैसे बनूंगा, क्या करूंगा, ये सब चीज़ें स्ट्रेटेजी का पार्ट है। व्हाट इट वांट टू बी, व्हाट इट वांट टू डू, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना होगा, मैं कैसे करूँगा और मुझे कहाँ पे पहुँचना है। ये चार चीज़ें। मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा, मैं कैसे करूँगा, मुझे कहाँ पे पहुँचना है। ये चार चीज़ें हैं, राइट। सो आइगोर एच एनसॉफ का हमारे पास में डेफिनेशन है। यहाँ पे दो बेसिकली जेंटलमैन्स का डेफिनेशन है, एक विलियम एफ ग्लुइक और एक इग्नोर एनसॉफ। द कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशन activity and product market that define the essential nature of business that the organization has or plan to be in future. MCQ में आ सकता है, रीड कर लीजिएगा। विलियम एफ ग्लुइक, a unified, comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objective of the enterprise are achieved. एक प्लान रहता है, डिज़ाइन प्लान रहता है, स्ट्रेटेजी रहती है, एक फ्रेमवर्क रहता है किस चीज़ का, क्यों रहता है? सो दैट एंटरप्राइज के जो गोल्स है वो अचीव हो पाए। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। इंटीग्रेटेड मीन्स कनेक्टेड, फ्रेमवर्क मीन्स एक प्लान, एक बेस,
मैं लिख भी लेता हूँ, basis for the top management to search for, evaluate and exploit beneficial opportunities to perceive and meet potential threats and crises, to make full use of resources and strength, and to offset corporate weakness. So basically स्ट्रेटेजी क्या रहता है? स्ट्रेटेजी एक हमारे पास में प्लान रहता है। किस चीज़ का प्लान रहता है? प्लान इस चीज़ का रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो अचीव करने हैं, और स्ट्रेटेजी की हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन ये आइडेंटिफाई करती है कहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, कहाँ पर उसको थ्रेट है, क्या उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, क्या उसका वीकेस्ट पॉइंट है, और इन सब चीज़ों से वो उसके पास में जिस जगह पर थ्रेट होगा या फिर कोई अनसर्टेनिटी आएगी, सो दैट एंटिटी विल मैनेज इट। Strategy provide an integrated framework for the top management to search for, evaluate and exploit beneficial opportunities, to perceive and meet potential threats and crises, to make full use of resources. स्ट्रेटेजी की हेल्प से हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसी अपॉर्चुनिटीज़? बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज़। स्ट्रेटेजी की हेल्प से हम लोग कुछ अगर अनसर्टेन इवेंट हुए सो उनसे कैसे बचना है, ये हमें एक फ्रेमवर्क मिल सकता है। स्ट्रेटेजी की हेल्प से हम लोग सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं? अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं, सो दैट हम लोग हमारे जो अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं उसके बाद में स्ट्रेटेजी की हेल्प से हम लोगों को हमारी जो थ्रेट्स है या फिर अनसर्टेनिटीज़ जो हमारे ड्यूरिंग दी ऑर्गेनाइजेशन के काम में अगर आई है, सो उनसे लड़ने के लिए या फिर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन वीक ना हो, इससे हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? स्ट्रेटेजी हेल्प करता है। स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस और ऑप्टिमल। आप लोगों ने सुना होगा नथिंग इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट। सो उसी तरह स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट। स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं हो सकती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने सोचा कि आपको सीए करना है, आपके 10th में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 12th में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, सो आप लोगों ने सोचा कि आपको सीए करना है। सो सीए करना है, इस वजह से आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई। आप आज तक कभी फेल नहीं हुए, आप 95+ वाले स्टूडेंट हो, राइट? सो आपको कहीं ना कहीं लगा कि हम लोग सीए कर लेंगे, हम लोग सीए में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लाएंगे, बट आपने ये नहीं देखा कि सीए में कितने बच्चे फेल होते हैं। आपने स्ट्रेटेजी बना ली, बट आपकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट है? नहीं है। हो सकता है आप लोगों ने सब सर्च वगैरह किया हो, ठीक है, बट आप में ओवर कॉन्फिडेंस रहा। सो देयर आर वेरियस केसेस जिस वजह से आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है। लाइक आपने सोचा कि मैं लास्ट 5 ईयर्स के मॉक टेस्ट पेपर कर लूँगा, आरटीबी एमटीबी कर लूँगा, एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। आप एग्ज़ाम में गए, इस साल से आईसीआई ने एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बदल दिया, इसमें आपका मोए हो जाएगा। सो स्ट्रेटेजी कैन बी नेवर परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मीन्स पूरी तरह ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। फ्लॉलेस, कोई गड़बड़ नहीं है, नहीं हो सकता है ऐसा। Nothing can be perfect. It is in the very nature of strategy that it is flexible and pragmatic to take care of sudden emergencies. Like for example, आपने जैसे सोचा कि आज आपको 10 घंटे पढ़ना है, सुबह 8 से लेके 12 घंटे पढ़ना है, सुबह 8 से लेके रात के 8 बजे तक 12 घंटे आप पढ़ोगे, 9 बजे तक पढ़ोगे, चलो बीच में 1-आध घंटा आपने स्पेयर टाइम निकालना। इस बीच में अचानक से सडनली कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या फिर कोई XYZ रीज़न आ जाता है जिस वजह से 3 घंटे आपके वाया चले गए। अभी आपके पास में 1 घंटा स्पेयर था, सो 3 घंटे में से अगर वो 1 घंटा स्पेयर का निकाल दें तो भी 2 घंटे की भरपाई कहाँ से करोगे? सो स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा। काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल दिया है मैंने, काफ़ी रेगुलर मतलब हैंडी एग्जाम्पल दिया है मैंने। इट इज़ इन द वेरी नेचर of a strategy that it is flexible and pragmatic
ये जो फ्लेक्सिबल वर्ड है ना, और प्रैग्मेटिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू टेक केयर ऑफ सडन एमरजेंसीज, प्रेशर एंड अवॉइड फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशन। अभी आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई 12 घंटे की, 3 घंटे का बीच में सडन एमरजेंसी आ गया, तो आपके पास में जो 1 घंटा एक्स्ट्रा था ना, आपके पास में जो 1 घंटा एक्स्ट्रा था, उस 1 घंटे से आपने जो 3 घंटे का नुकसान था वो 2 घंटे पर ला दिया, राइट? क्यों? बिकॉज सडन इमरजेंसी आ गई। उस सडन इमरजेंसी से आपने, सडन इमरजेंसी जो सिचुएशन थी उससे आप ओवरकम कर गए। बट 2 घंटे का जो नुकसान हुआ वो क्यों हुआ? सडन इमरजेंसी आ गई, तो आप उस सिचुएशन में कुछ कर पाए, नहीं कर पाए। सो इसलिए स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं बन सकती है। ड्यू टू सडन emergencies and failures arise in the path of achieving objectives or goals. In the sound strategy, allowances are made for possible miscalculations. आपने 3 घंटे का जो आपका सडन इमरजेंसी है उसमें से 1 घंटे का अलाउंस लेके रखा था आपने, जिस वजह से आपका जो नुकसान है 3 घंटे का वो 2 घंटे पे आ गया। अनएंटिसिपेटेड इवेंट हुआ 3 घंटे का, 1 घंटे का अलाउंस आ गया तो 2 घंटे का ही हुआ। Strategies are formulated at 3 levels: corporate, business and functional level. Corporate level like Reliance organization है, हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, मैं C लिख लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये बिजनेस लेवल है। पेट्रो लेवल, पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम लेवल, टेलीकॉम बिजनेस है। उसके बाद में उनका दूसरा बिजनेस कौन सा है? रिलायंस का टेलीकॉम है, पेट्रो है, उसके बाद में रिलायंस का XYZ जो भी रिटेल बिजनेस है। तो अभी इनमें ना इनका HR अलग होगा, फाइनेंस एंड अकाउंट्स अलग होगा, ये हो गए हमारे फंक्शनल लेवल। उसके बाद में जो इनका फाइनेंस एंड अकाउंट्स के बाद में R&D अलग होगा, राइट? उसी तरह इनके 3 अलग अलग होंगे फंक्शनल लेवल। सो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग बिजनेस, उन बिजनेसेस में अंदर उनके डिपार्टमेंट्स, उनको बोलते हैं हम फंक्शनल लेवल। हाउएवर स्ट्रेटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी बढ़िया हो, मैनेजमेंट काबिल नहीं है, स्ट्रेटेजी कुछ काम की नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी ठीक ठाक है बट मैनेजमेंट अच्छी है, बट मैनेजमेंट उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, हिल जाएगा मामला। इसीलिए स्ट्रेटेजी अच्छी हो, साथ में मैनेजमेंट भी अच्छी हो, तो गाड़ी बराबर 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 चलती रहेगी आपकी, राइट? स्ट्रेटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। MCQ में आ सकता है। MCQ पॉइंट, strategy is partly reactive and partly proactive. For example, आप लोगों ने क्लास लिया, आप लोगों ने CA के क्लासेस लिए, लाइव क्लासेस लिए, फेस टू फेस बैच। सो आप फेस टू फेस बैच करने गए, 2 महीने हुए, आप लोगों ने पूरे पैसे भर दिए थे। 2 महीने बाद अचानक से कोविड आ गया, अभी फेस टू फेस बैच हो गई ऑनलाइन। अब इस वक्त लेट से 2 बच्चे हैं, एक बच्चा रेडी है ऑनलाइन में पढ़ने को, दूसरा बच्चा रेडी नहीं है, सर मेरे को ऑनलाइन नहीं समझता है, मैं क्या करूँ, XYZ रीजन। दैट मीन्स वो बच्चा जो था प्रोएक्टिव नहीं था, राइट? वो बच्चा प्रोएक्टिव नहीं था, और ये वाला जो जिस बच्चे ने एडेप्ट किया वो प्रोएक्टिव था। द कंपनी स्ट्रेटेजी इज टिपिकली ब्लेंड ऑफ, कंपनी की स्ट्रेटेजी वो 2 चीज़ों का मिक्सचर होनी चाहिए। कौन सी 2 चीज़ें? प्रोएक्टिव और रिएक्टिव चीज़ों का। प्रोएक्टिव एडवांस में पहले से आपके पास में कुछ बैकअप होना चाहिए, इन द सेंस मतलब आप उस चीज़ से अगर कोई सडन इमरजेंसी आ जाती है तो आप उस इन्वायरमेंट में कोई सडन चेंज आता है तो उस इन्वायरमेंट को आप एडॉप्ट कर पाओ। दैट मीन्स उस एनवायरनमेंट को आप एडॉप्ट कर पाएंगे। प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इम्प्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फिनेंशियल परफॉर्मेंस।
लाइक हम अभी तो हम लोग जस्ट नॉर्मल पीसी यूज़ करते हैं, बट बड़ी बड़ी कंपनीज के पास में पहले सुपर कंप्यूटर्स होते थे. सो सुपर कंप्यूटर इंडिया में जो कंपनीज है जिन्होंने इनिशियली लेवल पे, मतलब हम लोग तो हम लोगों की मतलब हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए, बट हम लोगों की फैमिलीज ने ना उस टाइम पे कंप्यूटर के बारे में सोचा भी नहीं होगा लाइफ में कभी. उस टाइम पे एक कंपनी थी, उस कंपनी ने सुपर कंप्यूटर्स लाए. सुपर कंप्यूटर्स क्यों लाए? फॉर डेटा एनालिटिक्स. डेटा एनालिटिक्स जो चीज़ आज हम लोग करते हैं, जो चीज़ आज हम लोग जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उस कंपनी ने वे बैक कई साल पहले डेटा एनालिटिक्स को इम्पोर्टेंस दिया. वो कंपनी थी एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स उसके सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू एनालाइज करती है हर बार कि किस मंथ में कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में, कौन सी जगह पे ऐसा क्या इवेंट हुआ जिस वजह से मेरा सेल बूम था उस टाइम पे. इन केस अगर वो रिकरिंग नेचर है, इन केस अगर वो रिकरिंग है, सो उस केस में वो पहले से ही उसके जो वहाँ उस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको एडवांस में मतलब वहाँ पे स्टॉक का अरेंजमेंट करवा देती थी. ये काम करती थी एशियन पेंट्स. काफ़ी मोनोपोलिक कंपनी है, काफ़ी. मीन्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते वक्त अगर आपने एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज का एग्जांपल नहीं सुना है, फेविकॉल अगर नहीं सुना, दैट मीन्स आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा ही नहीं है. Asian Paints invested in advanced analytics and technology-driven supply chain long before digital transformation becoming an industry norm. बाकी लोगों को तो टेक्नोलॉजी के बारे में बाद में पता चला. आज जो हम लोग AI डेटा एनालिटिक्स ये सब चीज़ें बोल रहे हैं ना, इन्होंने कई साल पहले डेटा एनालिटिक्स पे इन्होंने काम कर चुके हैं ये लोग विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर्स. अगले आगे बढ़ते हैं. रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट. सडनली कोई ऐसी कंडीशंस आ गई जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, और जिसके लिए आपको बैकअप भी नहीं था. कोविड के लिए था किसी के पास बैकअप कि कोविड आ सकता है? नहीं था. दैट मीन्स आप लोगों को सिचुएशन में रिएक्ट करना ही पड़ेगा. रिएक्टिव सिचुएशन है, कुछ ऐसा स्टेप लेना ही पड़ेगा जिससे आपका जो रेगुलर डे टू डे अफेयर्स है वो अफेक्ट ना हो, या फिर अफेक्ट हो बट मेजरली अफेक्ट ना हो. इन अदर वर्ड्स, अ कंपनी यूज बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज टू कोप अप द अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. Proactive strategy is a plan strategy, whereas reactive strategy is adaptive strategy, reaction to changing circumstances. अभी दो बच्चों का एग्जाम्पल दिया था. एक बच्चा जो बोलता है नहीं सर मेरे से नहीं होगा, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ पाऊंगा. उस बच्चे ने अडॉप्ट किया नहीं किया, वो प्रोएक्टिव भी नहीं था, रिएक्टिव भी नहीं था. बट ये जो बच्चा था ये प्रोएक्टिव था. प्रोएक्टिव इन द सेंस उसने रिएक्टिव इन द सेंस किस वे में रिएक्टिव था? उसने अडॉप्ट कर लिया. जो सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए ना, उसने उस चेंज को अडॉप्ट कर लिया. आप चेंज को अडॉप्ट नहीं करोगे तो मार्केट आपको किक आउट कर लेगा कंपटीशन से. लाइक कोडक जो था, नोकिया था, टेलीविज़न कंपनी थी जो BPL टेलीविज़न थी. उसके बाद में हिंदुस्तान मोटर्स थी, एम्बेसडर कार जो थी. एक टाइम पे किंग ऑफ इंडियन रोड्स का टैग दिया जाता था इसको, किंग ऑफ इंडियन रोड्स. बट आज की डेट में आपको कहीं नहीं दिखेगी. कबाड़ खाने में ज़रूर दिख जाएगी, बट कोई आपको दिखेगा नहीं कि कहीं पे वो गाड़ी चल रही है. क्यों? बिकॉज उन्होंने चेंज अडॉप्ट नहीं किया. उन्होंने बोला नहीं, हम लोग रेक्लाइनर सीट्स नहीं लगाएंगे, हम लोग स्ट्रेट बैठने वाली सीट लगाएंगे. ड्राइवर को कंफर्टेबल नहीं था, पैसेंजर जो था उसको कंफर्टेबल नहीं था, जिस वजह से वो लोग न्यू जनरेशन कार्स पे शिफ्ट हो गए, लाइक मारुति सुजुकी एंड टाटा. राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा था, टाटा की इंडिका जो उसका फर्स्ट मॉडल था वो फेल गया था. राइट, जिससे वो कंपनी बेचने चले गए थे फोर्ड की तरफ. बट ड्यू टू सम इंसल्ट उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसको इंडिया की एक इंडियन ओन मैन्युफैक्चरर कार कंपनी बनाऊंगा. और जो उन्होंने करके दिखाया. कैसे किया? एडॉप्ट करके. क्या एडॉप्ट किया? चेंज एडॉप्ट किया. राइट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ विजन
setting objective, crafting a strategy, implementing the strategy and evaluating the strategy, और उसके बाद में आप लोग उसमें करेक्शन करेंगे. सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग एक विजन बनाते हैं. विजन, मेरे को कहाँ पे पहुँचना है. ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल, मेरा गोल क्या है. विजन और गोल ये दो अलग चीज़ें हैं. विजन बड़ा होता है, गोल छोटा होता है. गोल छोटा इन द सेंस मतलब उसको आप छोटा गोल बड़ा गोल इस चीज़ से कंपेयर मत करिए. गोल छोटा होता है मतलब मैं पीरियड वाइज बोलता हूँ. लेट से मेरे को 10 साल में कोई काम करना है तो मेरे को ये देखना पड़ेगा मेरे को आज इस साल क्या करना है. दैट इज़ माई गोल. मैं उसको अचीव करूँगा. देन माई सेकेंड गोल इज मेरे को सेकेंड ईयर में क्या करना है. राइट. तो वो मेरा गोल है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है. ये दोनों चीज़ें गोल और ऑब्जेक्टिव इंटरचेंजेबली यूज हो सकती है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस which start from developing a strategic vision. मैंने विजन बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट सेट किया, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करी, मैंने स्ट्रेटेजी इवेल्युएट करी और करेक्शंस ऑब्जर्व करे और उन करेक्शंस को इम्प्लीमेंट किया. सबसे पहले विजन बनाएंगे, डेवलपिंग अ विजन. उसके बाद में ऑब्जेक्ट सेट करेंगे. उसके बाद में हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे. और इम्प्लीमेंट इवेल्युएट करने के बाद में हम लोग इसमें करेक्टिव एडजस्टमेंट करेंगे जो कि रिक्वायर्ड रहेंगे. और ये जो प्रोसेस है ना, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. नेवर एंडिंग प्रोसेस इन द सेंस चेंज मैंने आपको बोला, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट in this world. Nothing is constant, only change is constant. So जो चेंज कांस्टेंट है, तो उसी तरह जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आपका जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा. क्यों चलता रहेगा? बिकॉज आपकी स्ट्रेटेजी हो सकता है सही हो सकता है गलत होगी तो उसमें करेक्टिव एक्शंस लोगे, उनको इम्प्लीमेंट करोगे और फिर से चेक करोगे कि आपकी स्ट्रेटेजी सही से इम्प्लीमेंट हुई नहीं हुई. राइट. सो एक साइकिल है. ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव है. ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है. एंड इससे आपको कम्पिटिटिव एज मिलता है. आपको इन द सेंस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटिटिव एज मिलता है उसके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में. सो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड. दो कौन सी चीज़ें हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सो दैट द कंपनी कैन आउट परफॉर्म फ्रॉम द कॉम्पिटिटर इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. उसके कॉम्पिटिटर से आउट परफॉर्म कर पाए. इस वजह से लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली पेंट सेक्टर की केस स्टडी में मैं आपको बोलता हूँ. पेंट सेक्टर में आज तक राजा था एशियन पेंट्स. हर घर कुछ कहता है, ये टैगलाइन था उसका. और वाकई में जब हम लोग मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों के घर में अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा तो कंस्ट्रक्शन का काम चलने के टाइम पे आपके घर में अगर कलरिंग का बात चलता है तो एशियन पेंट्स वर्ड ज़रूर आएगा. बट एशियन पेंट्स का कलर लगेगा नहीं लगेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एशियन पेंट्स वर्ड ज़रूर आएगा. फर्नीचर का काम चल रहा होगा तो फेविकॉल ज़रूर आएगा. सो उसी तरह पेंट्स इंडस्ट्री में राजा था एशियन पेंट्स. बट सडनली इस साल 2000 इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में क्या हुआ कि जो दो नए प्लेयर आ गए, JSW पेंट्स और बिरला ओपस. जिस वजह से बिरला तो पहले से ही कंस्ट्रक्शन लाइन में इतने हैं, सीमेंट हो गया उनका, रियल इस्टेट का जो सेगमेंट है काफ़ी डोमिनेट कर रखा है बिरलास ने. सो इस वजह से बिरलास को कहीं ना कहीं सप्लाई साइकिल जो था उसमें एज था. और वाकई में उन्होंने सप्लाई एज का प्रॉपर फ़ायदा उठाया और उनकी स्ट्रेटेजी काम कर गई, जिस वजह से जो एशियन पेंट्स का जो सेल था दिसंबर क्वार्टर का, एक्चुअली दिवाली का सीज़न एशियन पेंट्स का खराब गया. काफ़ी रेयर मतलब केस है, काफ़ी एक्सेप्शनल केस है. और इन्होंने वाकई में
जो कंपनी थी बिरला ओपस, आई थिंक ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंडर ये ब्रांड आता है बिरला ओपस। सो उन्होंने वाकई में उन्होंने टक्कर दी किसको, एशियन पेंट्स को। इतनी पुरानी कंपनी को नई कंपनी ने आके टक्कर दी। नाउ दे आर टारगेटिंग केबल सेगमेंट, जो इलेक्ट्रिक वायर्स का केबल रहता है ना, आरआर केबल, पॉलीकैब, अभी वो लोग बिरला केबल्स में एंटर कर चुके हैं बेसिकली। सो अभी उनका पूरी तरह से केबल सेगमेंट पे फोकस चल रहा है। सो आने वाले टाइम में अगर आप लोग सेम स्ट्रेटेजी अगर आप देखोगे कि पॉलीकैब और साथ में आरआर केबल जो कंपनी है, अगर इनका सेल डाउन हो रहा है तो समझ जाना कि जो बिरला केबल है वो उसने उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी है। और ये रिसेंट एग्जांपल है बिरला केबल्स का। तो टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके फेवर, मतलब आई मीन ऑर्गेनाइजेशन उनसे जो बाहर के जो एनवायरनमेंट के चेंजेस आ रहे हैं उनको सही से अडॉप्ट कर पाए, राइट। ओरिजिनली कॉल्ड बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एम्फसिस द मॉनिटरिंग and evaluation of external opportunities and threat in the light of company strength and weakness, and designing strategies for the survival and growth of the company. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है सर्वाइव करने में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में ऑर्गेनाइजेशन के। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से आप अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करते हो, आपकी जो वीकनेस रहती है आप उन पे काम करते हो और सर्वाइव करते हो और ग्रो करते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एज टोल्ड बाय चार्ल्स डार्विन की स्टेटमेंट थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइव वही कर पाएगा जो फिट रहेगा। इसमें एग्जाम्पल सेम है, कोडक, उसके बाद किंग ऑफ इंडियन रोड्स, सॉरी नाम क्या था, एम्बेसडर कार, नोकिया, कोडक, उसके बाद में बीपीएल टेलीविज़न। सो इन सब जो कंपनीज थी, ये सारी जो कंपनीज थी, इन्होंने चेंज एडॉप्ट नहीं किया। सो इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि ये मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं थी। ये सब मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं थी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एज टोल्ड बाय चार्ल्स डार्विन इज द ओनली प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन वेयर फिटेस्ट आर नॉट द लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बट दोज हु कैन एडॉप्ट द चेंजेस सक्सेसफुली। एक ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो काफ़ी बड़ी है बट दैट डजंट मीन कि वो फिट है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास में बहुत सारे रिसोर्सेस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वाइव करेगी, वो फिट है, राइट। सो कैसे माना जाएगा कि कोई फिट है इन्वायरमेंट के हिसाब से? ये ऐसे माना जाएगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रॉम्प्ट है जो चेंजेस आ रहे हैं उसके एनवायरनमेंट में उसको एडॉप्ट करने में, जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उसको एडॉप्ट करने में। लाइक आईटी कंपनीज जो थी, अभी ऐसी कंपनीज जहाँ पे फिजिकली प्रोडक्ट का होना और जो लेबर का होना है वो दोनों नेसेसरी है। ऐसी इंडस्ट्रीज कोविड में आप लोगों ने देखा होगा, डाउनफॉल देखा होगा, बट उसी जगह पे आईटी इंडस्ट्रीज में डाउनफॉल नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? बिकॉज आईटी इंडस्ट्रीज का काम आईटी पे ही चलता, पूरा क्लाउड बेस्ड चलता है और वो शुरू से क्लाउड पे ही चल रहे थे। सो कहीं ना कहीं उनको एक एज था, राइट। जस्ट business follow the war principle of win or lose and only in the small number of cases win-win situation arise। बिजनेस में विन विन सिचुएशन बहुत रेयर केस में आती है, या तो कोई जीतेगा और कोई हारेगा। हेंस ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बिल्ड हिट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द कस्टमर। सो आपको अगर जीतना है तो उस केस में आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड करना ही पड़ेगा आपके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में। This can be done by following the process of strategic management of analysis, formulation, implementation, evaluation, control। सबसे पहले एनालाइज करेंगे
उसके बाद में स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके बाद स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो कंट्रोल्स लगाएंगे, राइट। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? एनालिसिस, उसके बाद में फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, कंट्रोल। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है? यहाँ पे मैंने आप लोगों के इल्यूस्ट्रेशंस भी मार्क किए हुए, बन लगाए, अटैच किए, सो दैट आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ने में, याद रखने में आसानी हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, ये हमको डायरेक्शन बताता है, ये हमको प्रोएक्टिव रहना सिखाता है, ये हमारी लॉन्जिटिविटी बढ़ाता है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगा तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है ये आपको पहले से पता होगा। अगर आपके पास में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास में, तो उस केस में अगर कोई सडन इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आपको उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है ये आपको अच्छे से आएगा। उसी तरह उसी तरह अगर कोई क्या बोलता है अपना, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस कैसे मिलेगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मिलेगा। आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लंबा चलाना है, कैसे मिलेगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मिलेगा। आपको अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी, ये सब चीज़ें हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बोला था कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड्स आप लोग यहाँ पर देखोगे। अपॉर्चुनिटी पढ़ा था, लॉन्जिटिविटी नहीं था, गाइडेंस था, डायरेक्शंस था, प्रोएक्टिव वर्ड था, उसके बाद में कम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ा हमने, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे। सो बढ़ते हैं हमारे पहले फर्स्ट वाले पॉइंट पे जो बेनिफिट है, बेनिफिट्स। एक मिनट। सो बेनिफिट्स जो है हमारे, द स्ट्रेटेजिक में सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्शन देता है। ये देख रहे हैं ना, कंफ्यूज लगा पड़ा है बेचारा। कंफ्यूज क्यों लगा पड़ा है? इस बेचारे को डायरेक्शन नहीं है, इसलिए बेचारा सोच रहा है। अगर इसके पास में डायरेक्शन क्यों नहीं है? इसके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता तो उसको डायरेक्शन मिलता। सो उसी तरह आपके पास भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होना चाहिए, सो दैट आपको डायरेक्शन मिले आपके गोल तक जाने के लिए। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। It define the goal and mission. It help management to define realistic objective and goal which are in line with the vision of the company. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से आपको डायरेक्शन मिलेगा कि आपको कहाँ जाना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन को ये गाइडेंस मिलेगा कि उसके जो गोल्स है वो उसको कौन से गोल अचीव करने हैं, उसको उसके विजन तक पहुँचने के लिए, राइट। अगला है, organization are able to analyze and take actions instead of being mere spectator. It help organization to be proactive instead of reactive in shaping its future. एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव रहता है। प्रोएक्टिव क्यों, कैसे रहता है? बिकॉज जो अनसर्टेनिटीज आती है, उन अनसर्टेनिटीज से लड़ने के लिए, और अनसर्टेनिटीज कहाँ आती है? इन्वायरमेंट में। कौन सा इन्वायरमेंट? एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में आती है, राइट। जो इंटरनल आएगी ना उसके लिए प्रोएक्टिव रहेंगे, जो एक्सटर्नल आएगी उनके लिए रिएक्टिव रहेंगे। बिकॉज एक्सटर्नल हमारे हाथ में नहीं है, कब क्या आ जाए पता नहीं है, सो उसके लिए रिएक्टिव रहेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन के पास में अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, सो उसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव रह सकता है। प्रोएक्टिव रहने से उसके पास जो अनसर्टेनिटीज आएगी उनसे उनसे वो कोप अप कर पाएगी, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी। गाइडेंस, framework for all major decision of an enterprise such as decision of business, product, market, manufacturing facilities, investment, organization structure। एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है,
इसका गाइडेंस मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मिलेगा। क्या करना है इन द सेंस, उसके बिजनेस को रिलेटेड क्या करना है, उसके मार्केट को लेके क्या करना है, उसके प्रोडक्ट को लेके क्या करना है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ों का गाइडेंस कैसे मिलेगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मिलेगा। स्ट्रेटेजिक मैन इट प्रोवाइड बेटर गाइडेंस टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द क्रूशियल पॉइंट व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू। वो क्या करना चाह रही है, इसका गाइडेंस मिलेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सो ऑलवेज फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़, नॉट ऑन प्रॉब्लम। ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, आपके ऊपर है आपको क्या देखना है। seek to prepare the organization to face the future and act as pathfinder। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से आपको एक पाथ दिखेगा कि आपको कहाँ पर जाना है। कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखेंगी। ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड आइडेंटिफाई वेज एंड मीन टू रीच देम। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। सो ये जो आंटी है, ये मॉर्टिन वाली आंटी है, ये क्या कर रही है? डिफेंस कर रही है। किसको डिफेंस क्यों कर रही है? बिकॉज मच्छर उसके बच्चों को काट लेंगे, राइट? सो सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। सो उसी तरह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके का हथियार है जिससे ऑर्गेनाइजेशन बचा सकती है खुद को। कैसे बचा सकती है? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं या फिर उससे कुछ गलतियां हो रही है, उन गलतियों का जो इम्पैक्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन पर आया तो वो इम्पैक्ट कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो, राइट? अभी कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जांपल आप ये भी समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा काम करती है कि जहाँ पे एक्सप्लोज, दैट मीन्स जहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। सो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस लेके रखेगी सो दैट हाँ प्रोडक्शन वगैरह या फिर ऑर्गेनाइजेशन का काम ज़रूर बंद होगा, बट कहीं ना कहीं वो जो लॉस होगा ना, वो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाएगा एक सर्टेन लेवल तक। सो उसी तरह का ये क्या है? डिफेंस है। किस चीज़ को? लॉस को लेके। तो उसी तरह कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन जो कॉस्टली मिस्टेक्स करता है उससे बचने के लिए। लॉन्जिटिविटी। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो हमारे एजेड अंकल है ये मज़े कर रहे हैं काफ़ी बुढ़ापे में भी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प टू एनहांस द लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस। हम लोग बिजनेस की उम्र बढ़ाने का सोच रहे हैं, यहाँ पे अंकल की नहीं, जस्ट आपको याद रह जाए इसलिए थोड़ा एक फनी इलस्ट्रेशन लिया हुआ है यहाँ पे। इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अ क्लियर स्टैंड इन द रिलेटेड इंडस्ट्री एंड मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट जस्ट सर्वाइविंग ऑन लक। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की उम्र लंबी होती है। लाइक रिलायंस आज इतने सालों से है, उसके बाद में हम जो रतन टाटा जी की टाटा कंपनी है इतने सालों से, आई थिंक इट्स कंपनी का टाटा ग्रुप का एग्जिस्टेंस आई थिंक 200 ईयर्स से ज़्यादा का है। सो क्यों है? बिकॉज उनकी जो स्ट्रेटजीज है वो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। वो जस्ट लक के बेसिस पे सर्वाइव नहीं करते हैं, राइट? उनकी स्ट्रेटजीज के बेसिस पे सर्वाइव करते हैं। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की खुद की वैल्यू क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की वैल्यू क्या है, राइट? सो कंपटीटिव एडवांटेज मिलता है। किससे कंपटीटिव एडवांटेज मिलता है? उसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर competencies एंड competitive एडवांटेज दैट इट वुड फैसिलिटेट असिस्टेंस इन इट्स फाइट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइव और फाइट करने के लिए कंपिटिटिव एडवांटेज मिलता है। अभी पढ़ेंगे हम लिमिटेशंस। सो जस्ट अ मिनट। हाँ, लिमिटेशंस पे आते हैं। सो बेनिफिट्स में क्या क्या आएगा? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, डायरेक्शन, सबसे पहले वो कंफ्यूज बंदा डायरेक्शन, दूसरा प्रोएक्टिव हो पाएंगे, तीसरा था लॉन्जिटिविटी, चौथा था कम्पिटिटिव एडवांटेज, पांचवा था कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, और उसके बाद में 6 था अपॉर्चुनिटी, 7 था गाइडेंस।
गाइडेंस मिलेगा। किस चीज़ का गाइडेंस मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कहाँ किस एरिया में क्या करना है, उसके बिजनेस को रिलेटेड लेके क्या करना है, उसके प्रोडक्ट को लेके क्या करना है, उसके इन्वेस्टमेंट्स को लेके क्या करना है, इस चीज़ का गाइडेंस मिलेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहले देखो, आप लोग ना स्ट्रेटेजी चेंज करोगे, राइट। अगर स्ट्रेटेजी सही नहीं रही, चेंज करोगे तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसमें टाइम इन्वॉल्व है, राइट। और स्ट्रेटेजी चेंज की और लगे कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस आ गए, क्या करोगे उस केस में? आपको फिर से स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी। तो स्ट्रेटेजी के कुछ लिमिटेशंस है। हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशंस। सो उस केस में आपको पहले लिखना पड़ेगा स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट और फ्लॉलेस और ऑप्टिमल बिकॉज ऑफ सडन अनसर्टेनिटीज अराइज इन द एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन वर्क, राइट। उसके बाद में आपको लिमिटेशंस लिखने पड़ेंगे। सो लिमिटेशंस क्यों आएंगे? काफ़ी पैसा लगता है यार, उसके बाद में काफ़ी टाइम भी लगता है, और कई इतना सब कुछ लगाने के बाद में एनवायरनमेंट ने धोखा दे दिया, एनवायरनमेंट बदल गया, नैया तो डूब जाएगी भाई। और आपने स्ट्रेटेजी बनाई, आपकी स्ट्रेटेजी बनाने के पहले कॉम्पिटिटर ने आपके अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बना दी। सो ये 4 आपके लिमिटेशंस है। मैं इनको याद दिलाने के लिए ना एक स्टोरी लाइन भी लिखूँ, काफ़ी अमेजिंग है। सो चलते हैं। कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और जो टर्बुलेंट मतलब कि काफ़ी टर्बुलेंस है, वोलेटिलिटी बहुत है उस एनवायरनमेंट में। लाइक फॉर एग्जांपल, या फिर फॉर एग्जांपल समझिए, कंपनी चाहती है कि वो उसका सोलार प्लांट लगाए। अब सोलार प्लांट अगर कंपनी लगाना चाहती है, सो उस केस में क्या होगा ना कि कंपनी ने लेट से डिसाइड किया एक बजट डिसाइड किया, सोलार वेंडर को कांटेक्ट किया, सोलार लगवा भी दिया। अब सोलार लगवाने के जस्ट 1 महीने पहले कंपनी ने कैलकुलेशंस किया कि सोलार वगैरह से जो कंपनी को कॉस्ट सेविंग होगा इलेक्ट्रिसिटी खर्चे के अगेंस्ट, वो काफ़ी अच्छा होगा, हैंडसम अमाउंट का सेविंग होगा। बट सोलार पूरा लग गया, सोलार का जस्ट अभी लास्ट बस कुछ 15 दिन का काम बाकी है, और इतने में गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन आता है कि आप जितने यूनिट यूज़ कर पाएंगे, जनरेटेड यूनिट में से यूज़ कर पाएंगे जितने, उतने ही बस हम लोग आपको उतने ही यूनिट का आपको बेनिफिट देंगे। बाकी यूनिट फ्री में लेट से गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग आपसे ले लेंगे। पहले क्या रहता था, लेट से अनयूटिलाइज यूनिट्स आप लोग 3 रुपए में बेच सकते थे, तो उस हिसाब से कंपनी को कहीं ना कहीं कॉस्ट सेव हो जाता था ना, पर यूनिट जो कॉस्ट है कंपनी का कम हो जाता था। बट अभी ऐसा नहीं होगा, तो जिस वजह से कंपनी का कॉस्ट सेविंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो इन्वायरमेंट को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई थी वो काफ़ी टर्बुलेंट है, राइट। या फिर आपकी कंपनी है वो सोलार बेचती है, सो उस केस में आपको लेट से 100 करोड़ के सोलार के ऑर्डर आए थे बड़ी बड़ी कंपनीज के, एंड उसको लेके यूएस ने कुछ एक सर्टेन स्टेटमेंट पास कर दिया उस सोलार के अगेंस्ट, जिस वजह से कंपनी के 45 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। कंपनी का 45 करोड़ रुपीस के ऑर्डर कैंसिल हो, क्यों? बिकॉज कंपनी उस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सो बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप इन फ्यूचर। द ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट अबाउट इट फ्यूचर एंड मे ऑफुली गो रॉन्ग एंड जियोपैराडाइज ऑल स्ट्रेटेजीज प्लान। कंपनी की स्ट्रेटेजी, अगर कंपनी के ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रही है जो काफ़ी वोलेटिल है, उस एनवायरनमेंट में काफ़ी वोलेटिलिटी है, सो उस केस में आप कंपनी जो है, मतलब उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती है, चांसेस है। और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं किया तो उसकी जो प्लान्स है वो फेल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अगला है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्ट्रेटेजी बनाना अभी, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी को अगले 2 साल में उसके प्रोडक्ट को लेके मार्केट लीडर बनना है, सो उसमें उसको क्या क्या लगेगा? उसमें उसको उसका सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी
जो है उसका अच्छा करना पड़ेगा, उसके बाद में उसका मार्केट प्रेजेंस अच्छा करना पड़ेगा, मार्केटिंग अच्छा करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट, और प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी जो कस्टमर्स को है वो ज़्यादा होना चाहिए। इन सब चीज़ों में ना कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, साथ ही टाइम भी इन्वॉल्व रहता है, और ये सब चीज़ें जो है काफ़ी टाइम लेती है, काफ़ी कॉस्ट लेती है, जिस वजह से कई बार जब तक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होने का टाइम आता है ना, स्ट्रेटेजी आउटडेट हो चुकी रहती है। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होने के टाइम तक स्ट्रेटेजी आउटडेट हो चुकी रहती है। ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग कम्युनिकेटिंग स्ट्रेटेजीज दैट मे इम्पेड डेली ऑपरेशंस एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट द रूटीन बिजनेस। अभी टाइम कंज्यूमिंग है तो रूटीन बिजनेस भी अफेक्ट हो रहा है, या फिर कई बार जब तक आप उस स्ट्रेटेजी को एक्शन में लाओगे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी, जिस वजह से आपकी स्ट्रेटेजी जो है, देयर में बी लार्ज नंबर ऑफ चांसेस कि आपकी स्ट्रेटेजी आउटडेट हो जाए। सो अगला जो एग्जांपल है हमारा कॉस्टली प्रोसेस है। अब 2 साल का टाइम है, मार्केटिंग एक्सपेंस करोगे यार आप, उसके बाद में प्रोडक्ट बिल्डिंग करोगे, उसके बाद में आप मार्केट डेवलप करोगे, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करोगे, कई सारे एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होंगे, कई सारा आप टेक्निकल सर्विसेज लोगे, कितना सारा कॉस्ट इन्वॉल्व है यार इन सब चीज़ों में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एड अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर नीड टू बी एंगेज, efforts are made for analysis of external and internal environment, devise strategy and properly implementation। स्ट्रेटेजी आपने बनाई मार्केटिंग के लिए आपको मार्केटिंग कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, मार्केटिंग टीम रहेगा जो कि स्ट्रेटेजी को पूरा सही से मैनेज करेगा। सो उसका भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसका भी टाइम इन्वॉल्व है। दिस कैन बी रियली कॉस्टली फॉर ऑर्गेनाइजेशन विथ लिमिटेड resources, particularly when small and medium organization create strategy to compete। फॉर एग्जाम्पल एक नया ऑर्गेनाइजेशन आया मार्केट में, वो बोलता है मेरे को रिलायंस से कम्पीट करना है, लोग अरे पागलपंती है, बिकॉज वो काफ़ी कैश रिच कंपनी है, मतलब वो कैश रिच से भी कितने सालों का एक्सपीरियंस है, और नई कंपनी आके अगर उसको दैट मीन्स अगर नई कंपनी आ जाएगी कैसे होगा, इतनी छोटी कंपनी अगर हो के उसको टक्कर देना पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है, बट प्रोवाइडेड आपका कैश फ्लो उतना स्ट्रॉन्ग हो, बट दे हैव ह्यूज नंबर, आई मीन दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ कैश फॉर विच दे आर रेडी टू बर्न दी कैश। सो उनके पास में काफ़ी सारा कैश है। लाइक जियो जब लाया उन्होंने तो कितना कैश बर्न हुआ। सो उसी तरह अगर उनको कुछ साल अगर लॉस में भी चलाना है तो वो चलाएंगे, अगर उनको मार्केट लीडर बनना है तो। डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट कंपटीटर रिस्पॉन्स, कंपटीशन इज अनप्रेडिक्टेबल, सिंस ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट कंपटीटर रिस्पॉन्स टू फर्म स्ट्रेटेजी। आपने स्ट्रेटेजी बनाई, आपके कंपटीटर ने आपके अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बना दी और उसकी स्ट्रेटेजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही, आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई, तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है ना। आई मीन फॉर एग्जांपल सब लोग सीए कर रहे हैं, उसमें से एक रिसोर्सेज तो सबके पास में इक्वली अवेलेबल है ना, सो कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकता है रैंक लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो उसी तरह कंपटीटर का रिस्पॉन्स एस्टिमेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, कंपटीटर करेगा क्या। सो इसके लिए मैं आपको स्टोरी लाइन बोलूँगा। काफ़ी जो सीधे बच्चे हैं, जो संस्कारी बच्चे हैं, वो कान बंद कर दो। सो ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। आपको पता है मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा उसके साथ में ब्रेकअप क्यों हुआ? 4 रीज़न थे। काफ़ी पैसा खर्च करवाती थी, टाइम को लेके उसकी शिकायत थी, टाइम नहीं देते। तीसरा रीज़न था कंपटीटर रिस्पॉन्स, कभी भी कहीं से कोई लड़का अगर आ गया उससे बात करता था, वो भी बात करती थी, मेरे को इनसिक्योरिटी हो जाती थी। उसके बाद में चौथा जो है हमारा काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी दिमाग को लेकर। आई मीन मैं हाँ बोलूँ तो भी प्रॉब्लम है, ना बोलूँ तो भी प्रॉब्लम है। सो ये स्टोरी को आप याद रख लीजिएगा।
इसको आपके हिसाब से विद इन 2 लाइन्स फ्रेम कर लीजिए। मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? काफ़ी खर्चा करवा दी थी यार, काफ़ी टाइम को लेके उसकी शिकायत थी, किसी भी लड़के के साथ बात कर लेती थी। कंपटीटर का रिस्पॉन्स एस्टिमेट करना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था। और चौथा जो रीज़न है वो है कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, नहीं समझ आती थी, इस वजह से ब्रेकअप कर दी। सो हमारा जो अभी स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, हम लोग इस पे मूव करेंगे अगले सेशन में। मैं ट्राई करूँगा विद इन 2 सेशंस ये पूरा चैप्टर रैप अप हो जाए। एंड हम लोग मैक्स टू मैक्स है ना 15 सेशंस में, मैक्स टू मैक्स 15 सेशन में 1.25 आवर्स का सेशन रहेगा एक। आज का तो 1 ही घंटे का रहेगा सेशन। सो मैं ट्राई करूँगा जितना छोटे से छोटा सेशन हो, कवरेज काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये समझ पाए। सो एक बार हम लोग इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशन समझ लेते हैं। लिमिटेशंस में 4 चीज़ें थी: टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंस एनवायरनमेंट, और चौथा था डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। और बेनिफिट्स में क्या क्या था? बेनिफिट्स में 60 चीज़ें थी: प्रोएक्टिव, गाइडेंस, डायरेक्शंस, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद में था अपना लॉन्जिटिविटी और कम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। स्ट्रेटेजीज कैसे इम्प्लीमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसा है? सबसे पहले एनालाइज करेंगे, उसके हिसाब से प्लान करेंगे स्ट्रेटेजी, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर एवेल्युएट करेंगे, और एवेल्युएट करने के बाद उस पर कंट्रोल्स लाएंगे। सर्वाइव कौन कर पाएगा? सर्वाइव फिट पर्सन कर पाएगा। फिट पर्सन मीन्स स्ट्रॉन्ग पर्सन, और जो लार्ज बड़ा है वो नहीं। फिट पर्सन मीन्स वो जो चेंज इनको एडॉप्ट कर रहा है। कौन सा चेंज? एनवायरनमेंट को लेके जो चेंज आ रहा है। कौन सा एनवायरनमेंट? जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एज मिले, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। किसके अगेंस्ट? उसके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट। और दूसरा, एक गाइडेंस मिले उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, और जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में वो अडॉप्ट कर पाए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है कैसे है? सबसे पहले विजन बनाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद में स्ट्रेटेजी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी को सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद में स्ट्रेटेजी को उसमें उसके अकॉर्डिंग हम लोग एप्रोप्रिएट चेंजेस करेंगे। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। पार्टली प्रोएक्टिव क्यों? बिकॉज स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव रहना जरूरी है, सो दैट जो चेंजेस आ रहे हैं, प्रोएक्टिव क्यों होना चाहिए? बिकॉज सडन इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं आप उसको एडॉप्ट करिए और स्ट्रेटेजी को उस हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। रिएक्टिव किसको लेके? रिएक्टिव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेके, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। सो उसको लेके आपको रिएक्टिव बनना है और आपको आगे बढ़ना है, सो दैट आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे आगे बढ़ने में। आगे बढ़ेगी तो क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। एज कैसे मिलेगा? चेंज को एडॉप्ट करके मिलेगा। स्ट्रेटेजीज किस लेवल पे इंप्लीमेंट होती है? स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है 3 लेवल्स पे: कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस और ऑप्टिमल। अब जब कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन में आपको 4 चीज़ें लिखनी है। एक, स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन। स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज वेयर इट वांट टू बी। और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वेयर इट वांट टू बी के लिए उसको कहाँ पे जाना है, इसको लेके उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे करेगा और कहाँ पहुँचना है, राइट। अगला रहेगा स्ट्रेटेजी का फ्रेमवर्क। स्ट्रेटेजी आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सो दैट आपके जो थ्रेट्स है ऑर्गेनाइजेशन की जो वीकनेसेस है उनसे ओवरकम कर पाओ और अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लॉइट कर सको बेनिफिशियल वे में। स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट एंड फ्लॉलेस वाला पॉइंट आ जाएगा। और एक आएगा स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन का लेवल। और मैनेजमेंट में 2 चीज़ें रहती है। एक रहता है पीपल, प्रोसेस। पीपल कौन? ऐसे लोग जो कंपनी के अफेयर्स मैनेज करते हैं। और प्रोसेस, कैसा प्रोसेस? प्रोसेस है मैनेजमेंट का। इससे मैनेजमेंट क्या करती है? उसके सारे जो रिसोर्सेस है वो एक जगह लाती है और रिसोर्सेस एक जगह लाने के बाद में उनको सही से उनके डिपार्टमेंट में अलोकेट करती है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो। आई होप आप सबको ये हमारा आधा जो चैप्टर है लिमिटेशंस तक
आप लोगों ने एंजॉय किया रहेगा। एंड इन केस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है सो आप आपके बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए। आपको आपके अटेम्प्ट का कसम है, आप लोग आपके बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करेंगे। और इनकेस अगर सच में अच्छा लगा है वीडियो, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करना। और कोई अगर वीडियो में कमी हो तो वो भी लिखिएगा, सो दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव करें।